हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 10 करने वाले हैं, जो कि है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट से मतलब क्या है? अमेंडमेंट से मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बदलाव हो सकता है, कोई नया लॉ ऐड कर सकते हैं, कोई पुराना डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले कि कैसे हम ये बदलाव अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो इससे बात करता है, इससे रिलेटेड बात करता है। वो है आर्टिकल नंबर 368, जो कि डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पार्ट 20 में हमारे मेंशन्ड है। ठीक है, इससे पहले, इस चैप्टर को करने से पहले, चैप्टर 10 हमने अभी तक पॉलिटी के 1 to 9 चैप्टर लक्ष्मीकांत से कवर किए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं अमेंडमेंट। अच्छा, अब अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 1950 में, राइट? तब से लेकर, और अब चल रहा है 2024, तब से लेकर अब तक अगर आप देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई लॉ उस टाइम बना है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट हो, या फिर कोई लॉ उस टाइम था और आज भी उस टाइम नहीं था बट आज हम ऐड ना कर सकें। ऐसा होगा ना कि टाइम टू टाइम हमें लगेगा कि ये लॉ भी ऐड होना चाहिए, ये लॉ भी ऐड होना चाहिए, या ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, या ये एग्जिस्टिंग अब रेलेवेंट नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। तो इसी वजह से हमने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने सोचा था कि नहीं, विद टाइम बदलाव तो आएगा, और वो बदलाव इतना इजीली भी नहीं आना चाहिए कि जिसका मन करेगा अरे ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया, जिसका मन करेगा ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर देगा, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उनका ये मानना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना ना ही इतना ईजी होना चाहिए और ना ही इतना डिफिकल्ट होना चाहिए कि कोई कर ही ना पाए, कोई नया लॉ वो ऐड हो ही ना पाए, नया लॉ ऐड होने में ही सालों लग जाए। तो ये भी नहीं चाहिए था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही रास्तों के बीच का रास्ता निकाला कि ना ही हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड इतनी इजीली हो पाएगा, ना ही इतना टफ रहेगा उसको अमेंड करना। तो ये बीच का रास्ता है, वही हम अभी पढ़ने वाले कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 368 जो है इससे रिलेटेड बात करता है, जो कि पार्ट 20 में मेंशन्ड है। ठीक है, साथ ही ये ना ही इतना ईजी है इसको अमेंड करना जितना कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को है, और ना ही इतना डिफिकल्ट है जितना यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। इनके बीच का है, ना ही इतना फ्लेक्सिबल है, ना ही इतना रिजिड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी प्रोविजन को, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि हम बेसिक फीचर्स को नहीं छेड़ सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताना कि ये जो चीज़ है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को नहीं छेड़ सकते, ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये आप लोग कॉमेंट्स में मुझे बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब चलते हैं कि देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने से पहले एक चीज़ देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक 106 टाइम अमेंड हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड 129 बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो नहीं हुए 129 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन सिर्फ 106 ही है जो पास हुए हैं उनमें से। तो 106 टाइम अमेंड हुआ है, लेकिन 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब इसका प्रोसीजर कि कैसे अमेंड होगा, इसको करने से पहले देखते हैं किन तरीकों से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीकों से अमेंड हो सकता है। एक है सिंपल मेजॉरिटी, एक है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 3 जब हमने किया था, किसी भी स्टेट का कुछ भी चेंज करना हो हमको, तो हमें उस स्टेट का भी वो करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। याद है अगर आपको रेटिफिकेशन वाला, वो आर्टिकल नंबर 3 कुछ इसी से मिलता जुलता था। तो ये 3 तरीके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, लेकिन सिर्फ ये जो 2 तरीके हैं, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 368 ये सिंपल मेजॉरिटी से डील नहीं करता है। ठीक है, अभी जो 3 टर्म्स हम देख रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले चैप्टर्स, इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम इन वर्ड्स को बार बार सुनते रहेंगे, तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए इनका मीनिंग। तो पहला क्या है, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% लोग प्लस 1। जैसे कि मान लो टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, 100, अरे एक सेकेंड, हाँ, टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, 100 लोगों की। 100 लोगों में से कितने, 50 प्लस 1, इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए और येस के फेवर में वोट करेंगे, तो हमारी सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, मान लो 200 लोग हैं। ठीक है, तो 200 में से 50% लोग, 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि 100 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस 2/3 लोगों ने पॉजिटिव यानी कि येस के फेवर में क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, तब जाके हमारा जो अमेंडमेंट है वो हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट प्लस 2/3
2/3 जो लोग हैं वो येस के फेवर में अगर वोट करेंगे तो अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब कंसेंट ऑफ द स्टेट कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी वो चीज़ पास करानी है, वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंड होता है, लेकिन इन यही 2 तरीके हैं जिससे हमारा आर्टिकल नंबर 368 डील करता है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं। अच्छा, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें अगर आपको याद हो हमने एक ही आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 51A, बट यही इसी आर्टिकल में 11 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो मेंशन थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आर्टिकल नंबर 368 प्रोसीजर से डील करता है, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, वो एक ही प्रोसीजर है, उसको इसमें इतने सारे वो नहीं है, जैसे उसमें 11 क्लॉज आ गए थे वैसे नहीं है। अब इसको अमेंडमेंट का प्रोसीजर, इसको बहुत ध्यान से समझना। इस हर एक लाइन को हाईलाइट करने का मेरा रीज़न ही ये था क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि मतलब आता ही आता है उससे क्वेश्चन, और आएगा ही आएगा, और ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंड हो कैसे सकता है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो an amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house, यानी कि किसी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आपको जो अमेंडमेंट करना है उससे रिलेटेड बिल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि देखो, अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकती है वो बिल, ठीक है। दूसरा, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पॉइंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि आगे हम जो पढ़ते जाएंगे ना काफ़ी सारे ऐसे बिल्स हैं जिनके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। तो प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सही होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये चाहे तो कोई मिनिस्टर या कोई किसी प्राइवेट बिल की तरह भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। किससे पास होना चाहिए? अब ये भी आ सकता है कि बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी से, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसा मैंने बताया 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए उसमें स्पेशल मेजोरिटी के लिए, और उसमें से 2/3 जो है वो पॉजिटिव फेवर करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा, ठीक है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, यानी कि दोनों हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा, दोनों को अलग अलग इन बिल को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, किसी भी तरीके की अगर डिसएग्रीमेंट होती है, किसी हाउस में अटक गया है वो बिल बिटवीन द 2 हाउसेज, देयर इज नो provision for holding a joint sitting of the 2 houses for the purpose of deliberation and passage of bill। इसको ना सिटिंग कर लेना, सेटिंग नहीं है ये, सिटिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दोनों हाउसेस को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, इस बिल को पास करना पड़ेगा, और अगर किसी भी तरीके का किसी भी हाउस में वो बिल अटक गया है तो फिर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर वो बिल वहीं पे मतलब अमेंड नहीं होगा, वहीं पे वॉइड हो जाएगा, वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो हट जाएगा वहीं पे। अब दूसरा क्या है, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था कंसेंट ऑफ स्टेट, बस वही बात है यहाँ पे, ठीक है। कहा गया, हाँ, अगर वो बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसी फेडरल प्रोविजन से छेड़छाड़ करता है। अब ये फेडरल प्रोविजंस क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो बिल है अगर किसी फेडरल प्रोविजन को छेड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स की भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए सिंपल मेजोरिटी, और स्टेट में सिंपल 50% से ज़्यादा स्टेट सिंपल मेजोरिटी में कर देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफाइड बाय द स्टेट, यानी कि अगर आप पार्लियामेंट से भी पास हो गया और जहाँ स्टेट की रैटिफिकेशन की जरूरत थी वहाँ पे स्टेट की रैटिफिकेशन भी हमें मिल गई है, व्हेन नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। अब देखो ये चीज़ देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट उस बिल को होल्ड नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है, उसको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ही कैन नीदर विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ना ही उस बिल को वो वापस भेज सकते हैं ना ही उसको रख सकते हैं अपने पास, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, मतलब उनको साइन करना ही पड़ेगा उस बिल पे। और वो बिल अगर पास हो गया, प्रेसिडेंट के साइन हो गए तो वो एक्ट बन गया और अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो गया है, ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, अब वो एक्ट बन गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। बस ये थे हमारे 8 स्टेप्स में ये प्रोसीजर है, इन प्रोसीजर्स को आपको याद करना है। पहला क्या है कि अगर बिल को अमेंड आपको करना है तो वो जो बिल है आपका सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, वो इधर हाउस किसी भी हाउस में अमेंड हो सकता है।
दूसरा क्या है कि मिनिस्टर या प्राइवेट बिल की तरह भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या है, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी में पास होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर चौथा क्या है, अगर किसी हाउस में अटक गया है वो बिल तो फिर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर वो बिल नल एंड वॉइड हो जाएगा। पांचवा क्या है, अगर उस किसी फेडरल प्रोविजंस को वो छेड़ता है तो फिर क्या करना है, हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। और अगर स्टेट्स की रेटिफिकेशन मिल गई है, दोनों हाउसेस से पास भी हो गया है, फिर उसको कहाँ भेजेंगे, हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो वो अब एक्ट बन गया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, अमेंड हो चुका है। तो ये था प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा और इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्री में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हो गया। अब देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो हमने ये वाला देखा था, सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपने पढ़ी नहीं है, जो आप अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे तो अभी समझ नहीं आएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उसको पढ़। एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये दोनों ही किस आर्टिकल के अंडर आते हैं मुझे आप लोग बताना ही है। उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। देखो ये जो सभी चीज़ें हैं ना, इनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले, जैसे इन दोनों को हमने आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर कवर किया था ना, चैप्टर 5 के अंदर, सिमिलरली इन सबको भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करने वाले, तो घबराना नहीं है अभी। अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स देख लिया। सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगी। कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बाकी आप लोग पढ़ लेना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये हमारी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। मतलब कि जो भी चीज़ें यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी वाले उस टॉपिक में और ये थर्ड वाले टॉपिक में कवर्ड नहीं है, वो सारी इससे होंगी, स्पेशल मेजॉरिटी से होंगी, ठीक है। उसके बाद है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। आपको याद है मैंने फेडरल प्रोविजंस कहा था कि फेडरल प्रोविजंस को अगर हम छेड़ेंगे, ऊपर ही था, कहाँ गया ये रहा, हाउस ऑफ द फाइल रेटिफाइड बाय द बिल, हाँ, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस, तो वो कौन से प्रोविजंस है, वैसे हम सेंटर एंड स्टेट वाले सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में इसको हम देखेंगे, बट स्टिल अगर हम इन प्रोविजंस को छेड़ेंगे तो हमें स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी एक तरीके से, तो वो प्रोविजंस कहाँ गए, ये रहे। तो इनमें से अगर किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ में बदलाव लाते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी और ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या हो सकता है। इसको भी याद मत करना, जैसे ये आपको पता चल गए होंगे, आपने भी पढ़ लिया है, इसीलिए सिमिलरली जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएगी, ये चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएगी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को अभी, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मुझे ये बताओ, जो बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, हमने अभी डिस्कस किया, क्या वो रिकमेंडेशन चाहिए हमें प्रेसिडेंट की, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। और एब्सोल्युटली करेक्ट, देना ही पड़ेगा। हमने देखो यहाँ पे देखा था, कहाँ गया, ऊपर ये रहा, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नीदर विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट को अपनी साइन प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा उस चीज़ पे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। करेक्ट, जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। देखो अब जो है ना यूपीएससी में ऐसे ऑप्शन बहुत कम ही आते हैं, अब एक तरीके से आता है ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, या फिर 3 पेयर इज़ करेक्ट, तो इस तरीके से आता है। इसलिए हमें हर एक स्टेटमेंट के बारे में ना 100% श्योर होना पड़ेगा, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद है राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन, राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन में इक्वल पावर होती है। देखो अभी हमने ये चैप्टर नहीं किया है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे राज्यसभा की क्या पावर्स होती है, लोकसभा की क्या पावर्स होती है, बट स्टिल अभी हमने क्या पढ़ा है, अमेंडमेंट वाली चीज़ पढ़ी है। अभी देखो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विस, अभी इसको भूल जा, अभी हमें नहीं पता ये। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमें ये पता है कि इस केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास क्या होती है, इक्वल पावर्स होती है, दोनों ही हाउसेज से ये सेपरेटली पास होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, The 44th Amendment of the Constitution of India introduced an article placing in the election of Prime Minister beyond judicial review। देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, ठीक है।
करंट अफेयर में कुछ चल रही होगी चीज़, तो इसने 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे पूछ लिया। अभी आपको नहीं पता होगा, हम ना PYQ सॉल्व करेंगे और मतलब डिटेल में हर एक क्या कहते हैं हर एक साल के क्वेश्चन पेपर्स को, तब वहाँ पे डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन ये सिमिलर है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ देना, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। देखो प्रेसिडेंट रूल अभी आपने नहीं पढ़ा है, प्रेसिडेंट रूल जो है हमें अभी इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट स्टिल अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ देना, ये आई थिंक ये इस वाले चैप्टर का नहीं है, ये गलती से ऐड हो गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों हाउसेज में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। देखो अभी तो आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बट नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो क्यों। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, यहाँ तक ठीक है। ऑफ ऑल द स्टेट्स, क्या ऑल द स्टेट्स सभी स्टेट्स का हमें लेना पड़ेगा? नहीं, ये गलत है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के आंसर ना आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर, इनमें से कौन सा पार्ट है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर से डील करता है? पार्ट 27 क्या कहता है? विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट, बताओ। आर्टिकल नंबर 368। ये दो तो मतलब पता होने ही चाहिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ है फंडामेंटल राइट, कहाँ गया? ऊपर थोड़ा और है, ये वाला देख रहे हो, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। फंडामेंटल राइट पहले भी लिखा हुआ है, यानी कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। तो कहाँ गया? हाँ, तो क्या चाहिए मुझे फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। सी ऑप्शन, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए मुझे। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय विच सुप्रीम कोर्ट केस। अब देखो इसका ना मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखा है, मुझे चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि किस कोर्ट केस में। हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक फीचर्स को नहीं छेड़ सकती है। इसका आंसर बताना मुझे। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में मैंने बताया था दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका 42nd आर्टिकल और एक 42nd अमेंडमेंट, और एक है 44th अमेंडमेंट। ये दोनों ही अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से किसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं मुझे कमेंट में बताना आप लोग। अब इन तीनों में से मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। क्या सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है? ट्रू और फॉल्स। ऑल द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रैटिफिकेशन बाय द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बताओ ट्रू और फॉल्स। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है? तो मैं इस चीज़ को लास्ट टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, अब नेक्स्ट टाइम से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सीन ये है कि जैसे टाइम टू टाइम हमारा पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ हटाना हो, अमेंड करके या ऐड करना हो, कुछ भी करना हो, तो उस चीज़ पे जब अगर वो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ रही है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। बट बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है। किसी भी केस से रिलेटेड या किसी जब कोई चेंज हुआ तो उस चेंज से रिलेटेड बता देगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। इजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्री और मीन्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच कर दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।